हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है भारत की जलवायु। इस भारत की जलवायु नामक चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम दूसरा भाग देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज का दूसरा भाग। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से भारत की ऋतुओं के बारे में देखने वाले हैं। ऋतुएं मतलब कि गर्मी, सर्दी, वर्षा, प्रमुख रूप से इन तीन ऋतुओं के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। उत्तर भारत में तीन ऋतुएं होती हैं। भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो तीन ऋतुओं वाला होता है। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत के तटवर्ती भागों में हमेशा जलवायु या यूं कहे कि मौसम लगभग समान रहता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, चूंकि ये पानी के सहारे स्थित है, पानी का प्रभाव यहां पर ज्यादा रहता है, इसीलिए यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। वहीं उत्तरी भारत जो है वो इस समुद्र से, पानी के इफेक्ट से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए यहां पर तापमान बहुत ज्यादा भी मिलेगा और बहुत कम भी मिलेगा, तापांतर बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए उत्तर भारत में आपको तीन ऋतुएं अलग अलग से दिखेगी, वहीं दक्षिण भारत में आपको सर्दी और गर्मी में ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। प्रायद्वीप के पठारी भागों में जलवायु पर ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। जो प्रायद्वीप है उसके तटवर्ती भागों में तो ऋतुओं का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, गर्मी सर्दी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो बीच में पठारी हिस्सा है, चूंकि ये भी समुद्र से दूर है, ठीक ठाक दूरी है, तो यहां पर ऋतुओं का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय ऋतुओं को चार भागों में बांटा है। भारत का जो मौसम विभाग है, जो मौसम पे पूरी जानकारी रखता है, उसने भारत की ऋतुओं को चार भागों में बांटा है, लेकिन हमें प्रमुख रूप से तीन ऋतुओं के बारे में देखना है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। सबसे पहले हम देखते हैं शीत ऋतु, मतलब कि जिन महीनों में ठंड रहती है। उत्तर भारत में अक्टूबर से ही मेघ रहित दशाएं विकसित हो जाती है। भाई बारिश आएगी, बारिश सितंबर अक्टूबर के मध्य तक चलती है, फिर अक्टूबर से उत्तर भारत में बादल लगभग गायब हो जाएंगे, बादल चले ही जाएंगे, मेघ रहित दशाएं विकसित हो जाएगी। जो शीत ऋतु है प्रमुख रूप से वो शुष्क शीत ऋतु होती है, वो नवंबर से प्रारंभ हो जाती है, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चलती है। हमें जानकारी है कि कैसे नवंबर आते आते सर्दी का इफेक्ट शुरू हो जाता है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी का इफेक्ट रहता है। इस समय भारत के उत्तर में जो तिब्बत का पठार है, उत्तर पश्चिम में जो पेशावर वाला हिस्सा है, पाकिस्तान वाला, मध्य एशिया में उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं। एक चीज आपको जानकारी दे देता हूं कि यदि किसी क्षेत्र का तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर वायुदाब कम होगा, और किसी क्षेत्र का तापमान कम होगा तो वहां का वायुदाब ज्यादा होगा। तो चूंकि सर्दियों में सर्दी पड़ रही है, तापमान कम है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र और इस तरफ में आपको वायुदाब उच्च देखने को मिलेगा। तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा हो जाएगा। तापी नदी से लेकर महानदी तक 18 डिग्री सेंटीग्रेड की एक समताप रेखा विकसित हो जाती है। ये तापी नदी और महानदी कहां पर है? तापी नदी और महानदी आप मैप में देख सकते हैं। तापी नदी ये मध्य प्रदेश से गुजरात होते हुए यहाँ अरब सागर में गिर जाती है, और महानदी आपके छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से होते हुए, उड़ीसा होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो तापी नदी से लेकर महानदी तक एक सेम टाइप का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अगर किसी जगह पर सेम टाइप का टेम्परेचर देखने को मिले, सेम रेंज का टेम्परेचर देखने को मिले, तो उन जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समताप रेखा। तो तापी नदी से लेकर महानदी तक 18 डिग्री सेंटीग्रेड की एक समताप रेखा विकसित हो जाती है। यहां से उत्तर के मैदानों में तापमान कम होता है, और दक्षिण में कन्याकुमारी में इस समय औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस समताप रेखा, तापी नदी से लेकर महानदी वाली समताप रेखा के ऊपर तो टेम्परेचर कम मिलेगा और नीचे की ओर टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। यहां लिखा गया है कि कन्याकुमारी में औसत तापमान जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यहां थोड़ा सा वहां पर गर्म इफेक्ट रहेगा। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैप में देख सकते हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
रात में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा इन क्षेत्रों में रात में, सर्दियों में तापमान। और कभी कभी तो -1 डिग्री से -2 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। रात में -1 से -2, 0 से भी नीचे टेम्परेचर हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा यहां पर ठंड देखने को मिल जाएगी। दिसंबर के मध्य से लेकर जनवरी के मध्य तक क्या बातें हो रही है? दिसंबर का मिड मतलब कि 15 दिसंबर के आसपास, और जनवरी का मध्य मतलब 15 जनवरी के आसपास। मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहां है? मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये अपना प्यारा देश भारत। इसके आप पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो ये जो आसमानी कलर आपको दिख रहा है, ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र और ये है मध्य एशिया। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मध्य एशिया से, जो कि उच्च दाब के केंद्र है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत कम है सर्दियों में, तो वो उच्च दाब के केंद्र बन गए। तो वहां से हवाएं चलेगी। क्योंकि पश्चिम से चल रही है तो उन्हें कहा जाता है पछुआ पवने। पश्चिम से पछुआ पवने, तो ये पछुआ पवने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग और चीन की ओर चलती है। यहां से हवा आ रही है, भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से और चीन की ओर चलती है, और इन हवाओं को पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिम से जो हवा आ रही है प्रमुख रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मध्य एशिया के क्षेत्र से, कब आ रही है? सर्दियों में आ रही है। कौन सी? पछुआ पवने। तो इनको क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इससे भारत के पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब नीचे है, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आ जाते हैं, इन हवाओं की वजह से वहां पर बारिश होती है सर्दियों में। और सर्दियों की बारिश को क्या कहते हैं? हम सभी लोग जानते हैं, मावट कहा जाता है। और यही हवाएं उत्तर पश्चिमी हिमालय में हिमपात में सहायक होती है। इन्हीं हवाओं की वजह से हिमालय का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वहां पर बर्फ पड़ती है। बर्फ पड़ने में ये हवाएं बहुत ज्यादा सहायक होती है। दक्षिण भारत में ये हवाएं बंगाल की खाड़ी में होकर पहुंचती है, और यही 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों में वायु दाब की डोलडम प्लेटी होती है। उत्तर पूर्व से जब ये हवाएं तमिलनाडु तट पर आती है, उत्तर पूर्व से जब ये हवाएं तमिलनाडु तट पर आती है तो तूफानों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे 30 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिण भारत के मध्यवर्ती भागों में लेकिन शुष्क मौसम रहता है, बीच वाले में सूखा मौसम रहेगा। उत्तर भारत शीतलहर के प्रकोप में रहता है। सर्दियों में जो उत्तर भारत है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। राजस्थान के माउंट आबू, फलोदी, चूरू, यहां तो टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब शीत ऋतु के बाद दूसरी ऋतु देखते हैं हम, ग्रीष्म ऋतु, जहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रहेगा, गर्मियों का मौसम रहेगा, उष्ण रहेगा। हम सभी जानते हैं कि 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। जो बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा है वहां पर सूर्य कब चमकता है? 21 मार्च को चमकता है। इसीलिए दक्षिण भारत में तापमान ज्यादा होता है। चूंकि दक्षिण भारत जो है वो भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है, इसीलिए वहां पर ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। मार्च के बाद 21 मार्च से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। मार्च से भारत के उत्तरी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने लगेगा। भाई सूर्य ऊपर की तरफ आएगा तो उत्तर वाले क्षेत्रों में भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा, और मई में आते आते तो उत्तर भारत में लगभग टेम्परेचर कितना हो जाता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके पार भी पहुंच जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब के केंद्र विकसित होने लगते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में वायुदाब कम होने लगेगा। मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा? कम होने लगेगा, और इसका उल्टा होगा तो टेम्परेचर कम होगा तो वायुदाब बढ़ने लगेगा। उत्तर पश्चिमी भागों में तेज आंधियां भी चलने लगती है। इस हिस्से में तेज आंधियां भी चलती है मई जून के महीने में। मई से जून तक स्थानीय तौर पर धूल भरी और गर्म हवाएं चलती रहती है। इन्हें उत्तर भारत में लू कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में यहां स्थानीय तौर पर सूखी, मतलब इसमें आर्द्रता कम होगी, सूखी और धूल भरी गर्म हवाएं चलेगी। इनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। पूरे उत्तर भारत में, लगभग पूरे उत्तर भारत में लू कहा जाता है। मई जून में राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है। कहां पर है ये क्षेत्र?
राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये है राजस्थान, इसके ऊपर है पंजाब, नीचे है गुजरात, ये है मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों में गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग आपको 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, फलौदी ये क्षेत्र आ जाते हैं, यहां पर तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, लगभग 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है गर्मियों में। उत्तर पश्चिमी भारत में, पाकिस्तान में भी न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। भाई उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान तक चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, इसका मतलब वायुदाब कम हो जाएगा। और इसी समय नागपुर पठार पर भी 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। नागपुर पठार में भी टेम्परेचर अच्छा होगा। पठारी हिस्सा चूंकि जमीनी हिस्सा है और जमीन बहुत ज्यादा गर्म होती है और बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है, तो यहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये तेज गति से उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगेगी। भाई उत्तर भारत में तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम है, हवाएं कम है, ऐसे आप मान सकते हो। तो अगर हवाएं कम होगी तो जिन क्षेत्रों में ज्यादा हवाएं हैं, मतलब टेम्परेचर कम और वायुदाब ज्यादा है जिन क्षेत्रों में, वहां से कम वायुदाब की ओर हवा बहेगी। तो इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो तेज गति से उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगती है। इन व्यापारिक पवनों को जेट स्ट्रीम गति प्रदान करता है। ये जो व्यापारिक पवनें आती है, जिसे इंग्लिश में ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है, इनको जेट स्ट्रीम एक तरीके से गति प्रदान करेगी। जून के प्रथम सप्ताह में, जून का पहला जो सप्ताह है, उसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें केरल और उत्तर पूर्वी भारत, मुख्य रूप से मेघालय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। उत्तर भारत टेम्परेचर ज्यादा गर्मियों में, वायुदाब कम, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें यहां से आएगी। अब पीछे से जेट स्ट्रीम इनको और गति प्रदान कर रहा है, तो गति प्रदान करने की वजह से केरल और उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय हिस्सों में जून के प्रथम सप्ताह में यह दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें प्रवेश कर जाती है। और 30 मई से जून के मिड तक, लगभग 15 जून तक मानसून पूर्व वर्षा प्रारंभ हो जाती है। मानसून से पहले जो बौछारें आती है वो इस समय आना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ऋतु देखते हैं, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में क्या होगा? बारिश होगी। कैसे बारिश होगी? ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून अभी आ ही रहा था, उसी की वजह से बारिश हो जाएगी। तो भारत में अगर वर्षा काल की बात की जाए कि कौन कौन से महीनों में बारिश होती है, तो जनरली ये जून से सितंबर, सामान्यतः जून से सितंबर बारिश का मौसम कहलाता है। भारत में लगभग 4 महीनों का होता है। 1 जून को, जून महीने की 1 तारीख को केरल, चेन्नई और उत्तर पूर्व के मेघालय तक ये मानसून पहुंच जाता है। ये जो बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा है, बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा मतलब इधर वाली, यहां से जो हवाएं आ रही हैं भारत के अंदर, इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा। ये मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तक 1 जून तक पहुंचकर बारिश कर देती है। मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जाके बारिश कर देती है। मेघालय में एक जगह है मौसिनराम, आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी। चेरापूंजी का नाम हम कब सुनते हैं? चेरापूंजी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक था, लेकिन इसी के पास स्थित है एक मौसिनराम, तो वहां पर अब चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो मेघालय का जो मौसिनराम है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। लगभग 1100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। बहुत ज्यादा बारिश है। आप ऐसा समझिए कि साल भर ही बारिश यहां पर हो जाती है। वहीं कोलकाता, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी पूर्वी क्षेत्र के हिस्से हैं, भारत के पूर्वी क्षेत्र के हिस्से हैं। ये है आपका कोलकाता, इसके पास में है ये बिहार, नीचे है उड़ीसा और ये है झारखंड। प्रमुख रूप से भारत का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर 10 से 11 जून तक वर्षा होने लग जाती है। वहीं दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, इधर वाला क्षेत्र, ये है दिल्ली, देश की राजधानी, पंजाब, राजस्थान, यहां पर मानसून 15 से 20 जून तक पहुंचता है। थोड़ा सा लेट पहुंचता है इन क्षेत्रों में मानसून। भारत में 85% वर्षा, 85% बारिश जो है वो वर्षा ऋतु में ही होती है। बाकी कुछ बारिश सर्दियों में हो जाती है और कुछ बारिश बीच बीच में कभी कभार होती रहती है, लेकिन वर्षा ऋतु में लगभग पूरी बारिश हो जाती है। लगभग 85% बारिश, 85% बारिश वर्षा ऋतु में ही होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या जाना?
हमने देखा भारत की 3 महत्वपूर्ण ऋतुओं के बारे में, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अब इन तीनों ऋतुओं में बहुत सारे आंकड़े हैं कि ये वाली तारीख है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, इतने सेंटीमीटर बारिश है। हमें इन आंकड़ों की बजाय क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना है कि मौसिन राम कहां था, मेघालय में। क्यों फेमस है? सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। कितनी होती है? 1100 सेंटीमीटर होती है। ये जेट स्ट्रीम क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, मावट किसे कहते हैं, इन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय तारीख याद करने के, बजाय कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, बजाय कितना सेंटीमीटर बारिश है। आंकड़े आपको नहीं याद करने हैं, कंसेप्ट आपको याद करने हैं। तो आपको करना क्या है, आज की क्लास में जो भी पढ़ा है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग में रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।